Good afternoon, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history, standard 8, history lesson number 3, and lesson name is effects of British rule. तो इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले। इसके पहले लेसन में देखो कि हमने मराठा के रूल के बारे में इसमें पढ़ने वाले थे। मराठा का रूल इंडिया में ज़्यादा स्ट्रांग था, तो कैसे स्ट्रांग था वो, और ब्रिटिश ने उनको कैसे हराया, ब्रिटिश के साथ कैसे मराठा हार गए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ना है। और ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश हो गए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे इस्टेब्लिश हुई, ब्रिटिश धीरे धीरे करके इंडिया में कैसा डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट करते गए, बिजनेस करने के लिए आए थे और इंडिया में वहां पर वो गवर्नमेंट चलाने लगे, ये कैसा करते गए, ये हम इस लेसन में सब पढ़ना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओपन योर पेज नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड। इट्स डेट 14 अगस्त 2020। सब्जेक्ट हिस्ट्री। लेसन नंबर 3, इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का कैसा इफेक्ट इंडिया के ऊपर हुआ वो हम देखने वाले। लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली। ये देख लो पेज नंबर 10, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये पेज ओपन करो। लेसन नंबर 3। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ने वाले। इसके पहले के चैप्टर में हम लास्ट में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ब्रिटिश का जो भी वार है वो मराठा के साथ होने वाला था, तो उसमें मराठा के साथ वार होने के बाद मराठा को उन्होंने कैसे हराया है, मराठा का पूरे कंट्री में कैसा हमारे राज था और उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, और उसके बाद पूरे कंट्री में ब्रिटिश ने आपका रूल कैसा फैला लिया था, वो हम इस चैप्टर से देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां पर इस्टेब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कौन थी? एक ब्रिटिश की कंपनी थी, उन्होंने वहां पर इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया में। We have seen that due to the geographical discoveries, the European power reached the Indian coast. तो यूरोपियन पावर कहाँ कैसे आकर पहुंच गए थे? कोस्ट के एरिया से, जो हमारा कोस्टल एरिया था उसके ऊपर आकर वो बिजनेस करने के लिए आए थे वो, और वहां पर आकर वो पहुंच गए थे कोस्टल एरिया में। ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ये सब यूरोपियन थे। सबसे पहले कौन आए थे? डच, फिर आए फ्रेंच, फिर ब्रिटिश। ओके, ऐसे करते करते ये पूरे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए, फिर फ्रेंच, और सबसे लास्ट में ब्रिटिश आए थे, और ब्रिटिश ने इन सबको वहां से निकालकर खुद वहां पर राज करने लगे। इंटर द रेस ऑन फॉर द कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। और इनमें क्या चल रहा था? इन फोर कंट्री में, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश में रेस चल रही थी इंडिया को कैप्चर करने की, इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने की, अपने कब्जे में करने के लिए। पहले उनके बीच में वार हुए, फ्रेंच के बीच और ब्रिटिश के बीच, पोर्तुगीज के बीच, इंडिया के बीच, डच के बीच और ब्रिटिश के बीच। ब्रिटिश ने इन सबको हरा दिया था। And when the British came to the India for a trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance. तो सबसे पहले यहाँ पर पोर्तुगीज सेटल हो गए थे, गोवा और दमन दीव। हमें इंडिया में आजादी भी मिल गई थी, मगर लास्ट तक पोर्तुगीज इंडिया में थे, तो सेटल थे वो पहले। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश ने आपका रूल आकर वहां पर ट्रेड करने के पर्पज से वो आए थे ब्रिटिश, और वहां पर आकर रूल करने लगे इंडिया में। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलपमेंट बिटवीन देम, बट टू द एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया? यहाँ पर फेस करना स्टार्ट किया, किसके साथ? फ्रेंच के साथ, डच के साथ, और लोकल रूलर, मतलब लोकल जो लोग थे इंडिया के, उनके साथ वो फेस करने लगे। तो क्या फेस करते? फर्स्ट देखो आप, इसके पहले उन्होंने मुगल को हरा दिया था, क्योंकि मुगल को तो
उन्होंने इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि मुगल के साथ उन्होंने कैसा कैसा, जैसे मुगल के वहाँ पर किंग थे, उनके साथ क्या करते थे, उनके जो मेन लीडर थे उसको बोलते थे हम आपको वहाँ पर किंग बना देंगे, तुम हमारे साइड में आ जाओ, फिर वो उनके साइड में चला जाता था, फिर उसके ब्रिटिश हारा कर इसको वहाँ पर बिठा देते थे जो उनके कंट्रोल में था, और फिर बाद में सिर्फ वो गद्दी पर सिर्फ वो किंग करके बैठता था, मगर रियल में राज कौन चलाता था, ब्रिटिश ही। ऐसा करके मुगल का भी वहाँ से पीरियड उन्होंने फिनिश कर दिया था। फिर बाद में वहाँ पर सबसे स्ट्रांग इंडिया में थे मराठा। मराठा का रूल दिल्ली तक फैले वाला था, पाकिस्तान तक था, पाकिस्तान की कुछ सिटी थे वहां तक मराठा पहुंच गए थे। और हमें मराठा के रूल के बारे में मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पास बहुत कम मावड़े थे, बहुत कम लोग थे, मगर उन्होंने क्या किया था, हिंदी स्वराज्य बनाने का एक ड्रीम देखा था और वो उन्होंने सक्सेस करके बताया। तो इसलिए उस समय सिर्फ पूरे इंडिया में जो रूल अच्छे से स्ट्रांग था वो मराठा का रूल था, और सिर्फ अभी एक ही मराठा रूल बचा था कि उसको ब्रिटिश को हराना रिमेनिंग था। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन द वेस्टर्न इंडिया। देखो अब सेंटर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का जो मेन सेंटर था वो मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया का था। दे वेर ट्राइंग टू acquire the nearby territories, and but the Maratha had strong hold over it of the date of पेशवा माधवराव। पेशवा माधवराव का डेट हो गया था। अभी पेशवा कौन होते थे मराठा के रूल में? ऐसे देखो, एक पेशवा जो होते पहले जो ब्राह्मण लोग होते उनको पेशवा कहा जाता। तो ये जो पेशवा थे ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर का रूल करते थे। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर का रूल करते थे। एंड दिस अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प। तो उसके बाद क्या करते थे, उनके डायनास्टिक बनते थे, डायनास्टिक घराना होता था, उसके बाद वो किंग, उसके बाद उनके सन, उनके बाद उनके सन, ऐसे बनते। हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू दिस ग्रीड एंड फॉर द पेशवासी। तो देखो यहाँ पर पेशवा माधवराव का डेथ होने के बाद रघुनाथ राव ये अप्रोच कहाँ किसके पास गए थे? ब्रिटिश के पास गए थे, और ब्रिटिश से हेल्प लेने के लिए गए थे कि हमें पेशवा बनाओ, हम तुम्हारे साइड में रहेंगे। तो उसका भी उस मराठा के भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का काम फिर ब्रिटिश ने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, हमारे इंडिया के मराठा के ये अपनी गद्दी के लिए कि किंग बनने के लिए ब्रिटिश के पास चले जाते थे, और ब्रिटिश उसका फायदा उठा ले लेते। ब्रिटिश क्या करते थे, उसको अपनी साइड में कर लेते थे, और फिर जो किंग था उसको हरा कर इसको किंग बना देते थे, क्योंकि इनका सपोर्ट लेकर उनको हरा देते थे। तो ये गलती होती थी इंडिया के लोगों से। दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑन ऑफ द ब्रिटिश इन द मराठा पॉलिटिक्स। मराठा के पॉलिसी में या मराठा के पॉलिटिक्स में ब्रिटिश ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग 1774 टू 1880 1774 टू 1880 तक ये ब्रिटिश और मराठा के बीच में वार हुई थी। लास्ट वार हुआ था, 3 वार हुए थे। तो फर्स्ट वार में मराठा ने ब्रिटिश को हरा दिया था, सेकंड वार में भी मराठा को ब्रिटिश ने हरा दिया, और थर्ड वार में तो फिर पूरे का पूरा मराठा को ब्रिटिश ने कब्जे में कर लिया था 1888 में। इसलिए ये डेट याद रखो, 1774 टू 1888 तक मराठा और ब्रिटिश के बीच में वार चल रहे थे। And 3 wars were fought between the Maratha and the British, and during the first war the Maratha immediately and faced the British and hence proved superior. In 1782 with the Treaty of Salway the first Anglo-Maratha war came to an end. तो फर्स्ट मराठा वार कब एंड हुआ था? 1782 में, और 1782 में मराठा ने ब्रिटिश को हरा दिया था। एंग्लो मतलब ये ब्रिटिश, एंग्लो मराठा वार। अब यहाँ पर ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट होता है, जब वार फिनिश हो जाता है, जब हार जाता है कोई तो उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, उसको ट्रीटी कहते। एग्रीमेंट होता है वो साल गई मतलब उस एरिया के ऊपर हुआ, इसलिए उसको साल गई कहते। जैसे औरंगाबाद में अगर होता हो तो औरंगाबाद ट्रीटी कहते हैं हम उसको। तो वो साल गई एक उस सिटी का नाम था, वहां पर वो ट्रीटी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए उसको ट्रीटी साल गई कहा जाता है। तो वहां पर हुआ था कि अब इसके बाद हम वार नहीं करेंगे, ऐसा वहां पर एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ से आगे हम पीसफुल रहेंगे, ऐसा इसे कहा जाता है ट्रीटी। तो वार के एंड में ट्रीटी होता है, हर किसी कंट्री रहो या कोई दो ग्रुप रहो। तो ये याद रखो
तो 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये इसके थ्रू फर्स्ट वार वहां पर फिनिश हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड? एंग्लो मराठा वार, और उसमें मराठा जीत गए थे। द सब्सिडियरी अलायंस, अभी सब्सिडियरी अलायंस क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। इन द 1798, ये डेट याद रखो, 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। वो इंडिया में आया था। कब आया था? 1798 में। And his objective was to establish the British dominion all over India। और ये जो गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली, ये बहुत ही क्लेवर, बहुत चतुर था, और उन्होंने क्या किया था? डोमिनन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपना पूरा हुकूमत बनाने का काम किया था। जैसे कि उनका पहले कनाडा के ऊपर था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये पूरे कंट्री के ऊपर राज करते थे ये ब्रिटिश लोग। फॉर दिस द साइन द सब्सिडायरी एन अलायंस विद द मेनी इंडियन रूलर्स। अभी सब्सिडायरी क्या होता था कि वहां पर उन्होंने एक मिलिट्री बनाई थी। मिलिट्री के थ्रू सबको क्या करते थे? प्रोटेक्ट देने के लिए भेजते थे। अगर किसी को जरूरत है सोल्जर की, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे? खुद का सोल्जर उन्हें देते थे, उसके बदले में पैसा लेते थे इंडियन लोग से। According to this alliance, the Indian rulers were the assured of a British military and help। ब्रिटिश मिलिट्री का ये इंडियन लोग क्या करते थे? हेल्प ले, उसके बदले में इंडियन लोगों को उसको क्या देना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। और ऐसे वो इकोनॉमी का बिजनेस करना स्टार्ट ब्रिटिश ने किया था। There were some terms and laid on them the Indian rulers have the maintain and British army in their court and have to the pay cash or part of their territory of the company for its maintenance। देखो उसका मेंटेनेंस, उसको कैश पे कैश, ये पार्ट सब इंडिया के लोग ब्रिटिश के मिलिट्री फोर्स को देते थे। The ruler would not have any alliance and if any other power or declare war against any power without the intervention of the British। और अगर किसी को पावर चाहिए, किसी को सोल्जर की जरूरत है, तो ब्रिटिश से मिलिट्री लेता था, खरीदता था, पैसा लेते थे ब्रिटिश वाले। The rule would accept the British resident in this state and some Indian ruler accept the system and lost their freedom। In 1882 बाजीराव, अभी बाजीराव पहले देखिए बाजीराव फर्स्ट एक बाजीराव था। तो जैसे कि हिस्ट्री में अगर टू नेम सेम रहे, बाजीराव तो फर्स्ट बाजीराव, और ये दूसरा सेकंड वाला ये दूसरा नेम, अगर नेम सेम होते हैं इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा बाजीराव। तो फर्स्ट बाजीराव है, सेकंड बाजीराव, तो ये कौन सा है? सेकंड बाजीराव। And signed the subsidiary alliance and treaty with the British, and this alliance is well known as the treaty of Versailles। देखो इसने उनके थ्रू ब्रिटिश के खिलाफ वार करने का उन्होंने सोचा था, सेकंड वार। एंड दिस ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेड, उन्होंने ये ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं किया था सम मराठा सरदार। एंड दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वार, इसलिए फिर सेकंड मराठा वार और हुआ था ब्रिटिश के बीच और मराठा के बीच। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर वाज इंक्रीज इन इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। और सेकंड वार में ब्रिटिश को उन्होंने हरा दिया था और पूरे स्टेट के ऊपर खुद का कब्जा कर लिया था, पूरे इंडिया में। अब उनके साथ वार करने वाला कोई रिमेनिंग नहीं था, इंडिया का पूरा इंडिया उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, we'll meet next video। Thank you।